बच्चे आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है। तो हमने देखो लास्ट क्लास में जस्ट मैं एक बार ओपन कर लूं। हमने बात कर ली थी इम्यूनिटी की, है ना। इम्यूनिटी की हम बात कर रहे थे और हमने बात करी थी इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है कौन सी, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का बेसिकली हमने क्या काम देखा था कि इट्स प्रोवाइड ना इनिट। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर के थ्रू प्रोटेक्शन देता है। और ये चाहे पैथोजन कोई सा भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई सा भी पैथोजन है, सबको काम करने का तरीका क्या है, बैरियर को क्रॉस करके आना होगा, है ना। तो ये क्या था, नॉन स्पेसिफिक था, यानी हर पैथोजन के लिए सेम होगा। लेकिन दूसरा जो हमने इम्यूनिटी देखी थी उसको बोला था एक्वायर्ड, और ये क्या था, स्पेसिफिक था। हमने चिकन पॉक्स का एग्जांपल देखा था, याद है आपको? यस सर। दाइचिन फिर से बोलना, कुछ एरर आ रहा है वॉइस में। यस, चिकन पॉक्स वाला याद है ओके, कोई सर। बात नहीं, मेरे ईयरफोन्स में कोई प्रॉब्लम होगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बट आपको मेरी आवाज आ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप बस सुनते जाना, जो समझ में नहीं आया तो मुझे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर देना, मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो एक्वायर्ड में हमने ओके बात सर। करी थी कि ये क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। पैथोजन स्पेसिफिक है ना, हर पैथोजन के लिए अलग अलग होगा। हमने एक एग्जांपल देखा था कि कोई वायरस ऐसा आएगा तो बॉडी किस तरह का एंटीबॉडी बनाएगी, इस शेप का बनाएगी। तो इस शेप के वायरस या पैथोजन को क्या कर सके, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक करके खत्म कर सके। तो अगर पैथोजन ऐसा आएगा तो फिर एंटीबॉडी कैसा बनेगा, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ताकि क्या हो, इस वाले स्ट्रक्चर को, पैथोजन को ब्रेक करके खत्म किया जा सके। ये सारी बातें हमने कर ली थी। तो मैंने कहने का मतलब, ये पैथोजन स्पेसिफिक है, तो अलग अलग पैथोजन आएगा तो अलग अलग तरह से काम करेगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक नया टर्म है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, हेडिंग लिखो एक्टिव, यहां से हमें बात करनी थी एक्टिव पैसिव। देख, इस चीज को समझने से पहले एक चीज समझाता हूँ, वैक्सीनेशन कैसे काम करती है ना। वैक्सीनेशन जो होता है, बचपन में आपको वैक्सीन लगा होगा, ठीक है, हम सबको वैक्सीन लगता है। तो वैक्सीन कैसे काम करता है मैं ये बताता हूँ आपको। मैंने एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सिखाया था कि प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स के बारे में समझाया था। मैंने बोला था अगर चिकन पॉक्स का वायरस आया, चिकन पॉक्स का वायरस आया पहली बार, फर्स्ट टाइम जब आया, तो मान लो वायरस का शेप ये था, दिस शेप का वायरस था, तो आपके पास एंटीबॉडी इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस शेप का एंटीबॉडी नहीं था। तो बॉडी क्या हो गई थी, बीमार हो गई थी, बॉडी को क्या हो गया था, चिकन पॉक्स हो गया, क्योंकि बॉडी के पास ये चीज नहीं थी। बट कुछ समय के बाद दवाइयां खाया और धीरे धीरे इस वायरस, इस शेप को, इस वायरस के शेप को पहचान के आफ्टर सम टाइम बॉडी ने ये चीज फाइनली इस शेप का एंटीबॉडी बना लिया, और बॉडी ने इस वायरस को ब्रेक करके छोटा छोटा पार्टिकल में खत्म कर दिया। यानी अगर किसी को बीमार हो भी जाता है, चिकन पॉक्स हो भी गया, तो 10 दिन 15 दिन में वो ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया, क्योंकि 10-15 दिन में ये हमारा जो ये जो वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी था, हमारे बॉडी ने बना लिया था। बट फिर भी मैंने आपको ये सिखाया था, फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी बीमार हो गया, उसको चिकन पॉक्स हो गया क्योंकि एंटीबॉडी नहीं था। बट मैंने बोला था आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी बन जाती है ना, मेमोरी बन जाती है जो सेकेंड टाइम में काम में आता है ना। ठीक है, तो अब जब सेकेंड टाइम ये वायरस अटैक करेगा, सेकेंड टाइम ये वायरस अटैक करेगा, तो मेमोरी में क्या था, एक मेमोरी में छोटे छोटे इस तरह के शेप के एंटीबॉडी रखे हुए थे। मान लो वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो वायरस का अटैक हुआ है सेकेंड टाइम चिकन पॉक्स, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे 10 करोड़ मॉलिक्यूल की जरूरत थी, 10 करोड़ प्रोटीन की, मान लो समझाने के लिए। तो लेकिन 10 करोड़ जमा नहीं होगा, 10,150 की मॉलिक्यूल फर्स्ट बार इनकाउंटर होने की वजह से मेमोरी में सेफ थे। जैसे सेकेंड टाइम वायरस अटैक करेगा, सेकेंड टाइम को बोलेंगे एमनेस्टिक रिस्पॉन्स, बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगा उसको बोलते हैं एमनेस्टिक रिस्पॉन्स। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे ही सेकेंड टाइम वायरस आपको क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये जो एंटीबॉडी है, जो मेमोरी है, वो एक्टिवेट हो जाएगी और इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो धराधर ये
क्या बनेंगे, इस तरह के एंटीबॉडीज बनने लगेंगे और ये सारे एंटीबॉडीज वायरस को क्या कर देंगे, हमें बीमार करने से पहले वायरस को किल कर देंगे, वायरस को खत्म कर देंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये चीज हुई। तो इसी मेमोरी को अब देखो हमें समझ में आ गया कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो मेमोरी बेस्ड है या नहीं। ये बात हमें समझ में आता है या नहीं इस एग्जांपल से, या हमने जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सीखा था इस चीज से मैं अगर बोलूं कि हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती है, मेमोरी बेस्ड होती है, तो ये चीज से आप अग्री करते हो या नहीं, ये बताओ, यस और नो टाइप करो। यस, ओके, ठीक है। अच्छा, कल के लिए आई एम सॉरी, कल आपकी शायद मैंने क्लास नहीं ली थी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो मैं क्लास नहीं ले पाया था, सॉरी फॉर दैट। चलो बैक टू द टॉपिक। इस मेमोरी के बारे में साइंटिस्टों को पता चल गया। मैं थोड़ा इसको कलर कर दूं तो मुझे शुरू। देख, इस मेमोरी के बारे में पता चल गया तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस प्रिंसिपल का, इस मेमोरी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके एक नई चीज की डिस्कवरी कर दी जिसको बोलते हैं वैक्सीन। और ये जो वैक्सीन बनाया था, सबसे पहला वैक्सीन आपने सीखा होगा एडवर्ड जेनर ने बनाया था स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, है ना, क्लास 8th में सुना था, फर्स्ट वैक्सीन मेड बाय एडवर्ड जेनर। गलती से वो डिस्कवरी हुई थी, है ना, ओके, या शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट सॉरी, बैक टू द टॉपिक। इस मेमोरी के बेस हमारी बॉडी किससे काम करती है, मेमोरी के बेसिस पे काम करती है, इम्यून सिस्टम काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके साइंटिस्टों ने क्या बनाई, एक चीज बनाई जिसको बोलते हैं वैक्सीन, जिसके बारे में मैं अभी आपको अगले पेज में समझाता हूँ। ठीक है, हाउ डज वैक्सीन वर्क, है ना। तो वैक्सीन कुछ नहीं होता है, वैक्सीन में हम क्या करते हैं, वैक्सीन क्या है, वो जो केमिकल है, जो डोज हम दे रहे हैं बॉडी को, इंजेक्ट कर रहे हैं जो डोज, उस डोज को बोल रहे हैं वैक्सीन, और जो प्रोसेस पूरा है उसको बोलेंगे वैक्सीनेशन। तो बेसिकली दोनों सेम चीज है, वैक्सीन और वैक्सीनेशन। तो समझो होता क्या है इस चीज को सॉरी, इस चीज को मैं समझाऊंगा आपको। तो इस वैक्सीन में डेड पैथोजन या वीकेंड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन, मतलब कॉमन सेंस की बात है, हमारी बॉडी इतनी ज्यादा हाइट है, हमारी बॉडी छोटी मोटी बॉडी तो है नहीं, तो एक छोटा सा वायरस, एक अकेला वायरस हमारी बॉडी को कभी बीमार नहीं कर सकता, एक अकेला बैक्टीरिया हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर सकता, या कमजोर वायरस, कमजोर बैक्टीरिया जो कमजोर हो गए वो बीमार नहीं कर सकते, हजारों के लाखों अमाउंट में वायरस चाहिए। तो मान लो अगर एक तो बैक्टीरिया आया हमारी बॉडी में तो वो कभी बीमार नहीं करेगा, एक चीज समझो, हजारों के अमाउंट में आना चाहिए, या एक तो आ भी गया तो वो 2 से 4, 10, 50, 100, 1000 हो जाएंगे, तब हम बीमार कर पाते हैं। तो देखो वैक्सीन में हम क्या करते हैं, हम मान लो एक वायरस है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी बात करता हूँ, पोलियो की बात करता हूँ। क्या पोलियो वायरस से होता है? हाँ, पोलियो एक डिजीज है जो कि वायरस से होता है, जो आज के जमाने में पूरी दुनिया से इरेडिकेट कर दी गई है एक्सेप्ट पाकिस्तान, सो उसके बाद। तो देखो या शायद वहां से भी इरेडिकेट हो गया। वायरस, एक वायरस है जो कि कॉज करता है पोलियो, है ना, और हमने पोलियो का वैक्सीन बनाया, पोलियो का हमने वैक्सीन बना दिया। हाउ डज दिस पोलियो वैक्सीन वर्क्स बेसिकली, तो इस पोलियो वैक्सीन में हमने क्या किया, डेड पोलियो वायरस लिया, क्या लिया, डेड पोलियो वायरस। तो अब ये वायरस जब हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, जब हम बॉडी में ये वायरस इंजेक्ट करेंगे जो कि क्या है, डेड है या वीकेंड है, तो मान लो इस वायरस का शेप ऐसा है, मान लेते हैं इसका शेप ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ऐसे शेप का है, तो हमारी बॉडी को कैसा एंटीबॉडी बनाना होगा, इस शेप का एंटीबॉडी बनाना होगा, इसके ऑपोजिट जो इस शेप को डिस्ट्रॉय कर सके बेसिकली। तो मैं क्या बोल रही हूँ, पोलियो का वायरस आया, लेकिन ये वायरस का शेप हमें मिल गया, इस वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, इसके बारे में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिल गई, सारी चीजें मिल गई, बट ये वायरस हमें बीमार नहीं कर पाया क्योंकि ये क्या था, डेड था या फिर क्या था, वीकेंड था, और जो अमाउंट हमारे बॉडी में डाला गया वो भी इतना कम था कि अगर वो डेड नहीं भी होता तो हमारी बॉडी को बीमार नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या फर्स्ट मेमोरी मिल गई, क्या हमारे बॉडी को मेमोरी मिल गई, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, है ना, दिस विल एक्ट एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स, है ना, हमारे बॉडी को क्या मिल गई, मेमोरी मिल गई और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स की तरह काम करेगा।
करेगा। और जब रियल में अटैक होगा पोलियो का, तो हमारे बॉडी के पास पहले से क्या है, एंटीबॉडी रेडी है, तो हमारे पोलियो कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए पूरी दुनिया से पोलियो क्या हो गया है, खत्म हो गया। इसलिए पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गई है। ये वाली बात समझ में आती है? तो समझ में आया वैक्सीन क्या होता है या वैक्सीनेशन क्या होता है? यस, ठीक है, इतना कॉपी करो, फिर डेफिनेशन वगैरह भी लिखाऊंगा। ओके, तो मेन हेडिंग जो आपका मैंने लिखवाया था वो था एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। उसी में उसके अंदर मैंने वैक्सीनेशन समझाया, एनसीईआरटी में अलग से दे रहा है, बट मुझे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को समझाने के लिए मैं चाहता था पहले वैक्सीनेशन समझा दूं। ये वाले आपको स्लाइड कॉपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये शायद से पिछले क्लास में कॉपी कर लिया था, ठीक है। ओके, अब देखो, आजकल कोरोना वायरस का भी तो वैक्सीन चल रहा है ना, तो अगर वैक्सीन की बात कर रहे हैं और हम बायो के टीचर हैं और कोरोना वायरस पे बात ना हो तो बेकार है ना। तो जो कोरोना वायरस के खिलाफ कोविड-19 की जो वैक्सीन बनी है कोविड-19 की, वो कैसे काम करती है ना, तो वो देखते हैं। क्या हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें स्टडी करी है? अगर आपको थोड़ा बहुत कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर याद हो तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, स्पोक्स है पूरे बॉडी में, पूरे इस पे क्या है, स्पोक्स कुछ इस तरह का है। बेसिकली ये ऊपर में क्या है, ये स्पोक्स है, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, प्रोटीनिशियस नेचर के हैं। क्या है, प्रोटीनिशियस नेचर के। अब देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, नॉर्मल जो वैक्सीन बनाना है, नॉर्मल जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें डेड या वीकेंड माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको बनाना इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम भी जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखा होगा कंटीजियस वगैरह, जिसमें ज़ॉम्बीज बन जाते हैं या पूरी दुनिया पे ऐसा वायरस अटैक कर देता है कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है। तो WHO का ऑफिस भी दिखा देते हैं बेसिकली, जहाँ लैब में काम कर रहे होते हैं, तो व्हाइट सूट पहनते हैं क्योंकि वायरस लीक ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ऑल्टरनेटिव जो जल्दी भी बने और खर्चा भी कम हो और सेफ भी हो, तो उसी ऑल्टरनेटिव मेथड से आज के जमाने में कोविड-19 का वैक्सीन बनाया जा रहा है, और हमारे इंडिया में भी कोवैक्सीन शायद नाम है, वो बनाया जा रहा है और अभी लगना भी शुरू हो गया है ना। तो देखो कैसे काम करता है। हमने देखा था कि ये प्रोटीन है, ये अगर ये प्रोटीन है, क्या लिखा है, प्रोटीनिशियस है, अगर ये स्पोक्स प्रोटीनिशियस है तो इसको बनाने के लिए क्या एमआरएनए की जरूरत हुई होगी, और ये एमआरएनए कहाँ गया होगा, हमेशा ट्रांसलेशन किया होगा एमआरएनए, है ना, ट्रांसलेशन करके क्या बना होगा, ये प्रोटीन, ये इस तरह का प्रोटीन का स्पोक बना होगा, है ना। उसी तरह जो भी प्रोटीन है इस तरह से बनता होगा। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस एमआरएनए की स्टडी करी कि आखिर कौन वो एमआरएनए है जो क्या कर रहा है, इस प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो उसको इस एमआरएनए को लैब में बना दिया, इस एमआरएनए को लैब में बना दिया। और देखो अब कैसे काम करेगा, किसी तरह लैब में तो हम बना सकते थे नाइट्रोजनस बेस लो, पेंटोज शुगर लो, ठीक है, प्यूरिन पाइरिमिडिन, सारी चीजों को मिला के लैब में हमने ये एमआरएनए बना दिया, ये रहा एमआरएनए। अब हम क्या करेंगे, इस एमआरएनए को हमारे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और इस तरह से इंजेक्ट करेंगे कि ये एमआरएनए, कोई भी बाहर की चीज आप बॉडी में डालोगे तो बॉडी क्या करेगी, उसको फॉरेन चीज समझ के उसको डिस्ट्रॉय करेगी। तो अगर नॉर्मल एमआरएनए को हम बॉडी में डाल देंगे तो इसको क्या कर देगी, बॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी। तो सबसे मेन जो काम होगा साइंटिस्टों का, क्या सोचना होगा, यही सोचना होगा कि इसको डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाएं, और कहां पर जीन में इनकॉर्पोरेट कर दें, हमारे बॉडी के जीन में, हमारे बॉडी में सेल में, बेसिकली जीन ना सेल में इनकॉर्पोरेट कर दें, और इसका क्या होने लगे, ट्रांसलेशन होने लगे। तो साइंटिस्टों ने ये मेथड निकाल लिया है ना, और ट्रांसलेशन करने लग गया, और इसको इंजेक्शन करके हम बॉडी में डाल देते हैं। अब बॉडी में डाल दिया तो बॉडी क्या करेगी, इस एमआरएनए से क्या बना देगी, ये प्रोटीन का स्पोक बना देगी। अब ये प्रोटीन का स्पोक किसका है, कोरोना वायरस का है, इस वायरस का स्पोक है। तो हमारी बॉडी को क्या प्राइमरी रिस्पॉन्स मिल गया कि आने वाला जो वायरस का अटैक होगा वो किस सॉरी वो किस तरह से दिखता होगा। तो हमारा बॉडी इसकी वजह से क्या बना लेगा, एंटीबॉडी बना लेगा। तो इस मेथड में कितना अच्छा मेथड है, सस्ता भी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है, और दूसरी बात कि
हमने खतरनाक वायरस को अपने बॉडी में डाला ही नहीं, हमने बस एमआरएनए बना दिया, और एमआरएनए क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। और कमाल की बात है, ये जो आपको वैक्सीन बनाने का तरीका सिखाया एमआरएनए से, एनसीईआरटी सालों से 2006 से, यानी 2006 में एनसीईआरटी चेंज हुई थी, 2006 से एनसीईआरटी इस बात को बोल रहा है। पेज नंबर 152 लास्ट पैराग्राफ देखिए, और अच्छे से समझाऊंगा, लास्ट पैराग्राफ में दे रखा है। अब इसको कॉपी कर लो, अगर समझ में नहीं आया है तो जस्ट से यस और नो, ताकि मुझे समझ में आ जाए आपको समझ में आया है। यस, अच्छा देखो, आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है, मैंने तो एक प्रोसेस समझाया ना। तो जब 2006 में ये तो कोवैक्सीन और ये सब तो था, तो बुक में क्या एग्जांपल दे रखा है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन बनाई जाती है वो इसी तरह से बनाई जाती है। एमआरएनए को हम कहाँ डालते हैं हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन बनाने के लिए? एमआरएनए लिया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के लिए हेपेटाइटिस बी से निकाला था, और उसको कहाँ डाल दिया? ईस्ट में डाल दिया। ईस्ट क्या करेगा? उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन करके बहुत सारे प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलेंगे एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी हम क्या करेंगे? ह्यूमन में डाल देंगे। आप एक बार रीड करो पेज नंबर 152, शायद 70% चांस से आपको समझ में आ जाए, या एक दो वर्ड अभी समझ में नहीं आएगा तो और अच्छे से समझाऊंगा बाकी चीजें, तो वो भी समझ में आ जाएगा। रीड पेज नंबर 152 का लास्ट पैराग्राफ, उसके बाद ड्रॉ ये इसको कॉपी करो। अच्छा, अब हम समझते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा ये बताओ, चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है या बोरिंग सा लग रहा है? मतलब किस तरह का चैप्टर है? व्यू क्या है आपका इस चैप्टर पे? ठीक ठाक, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, या सिलेबस में तो करना ही है? ठीक, इंटरेस्टिंग है तो मैं कहानियां कम सुना रहा था, तब भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो फिर तो चलो सिलेबस पे ही करते हैं कहानी का। देखो, समझो कोई पैथोजन है, तो पैथोजन ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लाज्मोडियम हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके ह्यूमन के बॉडी में आना चाहता है, ह्यूमन के बॉडी में, तो सबसे पहले इसको क्या देखना पड़ेगा? इसको 4 अलग अलग तरह के बैरियर मिलेंगे, है ना? 4 टाइप के बैरियर मिलेंगे, कोई सा भी बैक्टीरिया हो, कोई सा भी वायरस हो। इसको किसका सामना करना पड़ेगा? इन्नेट इम्यूनिटी का, ठीक है? इन्नेट इम्यूनिटी का सामना
बहुत ज्यादातर बैक्टीरिया वायरस इम्यूनिटी इम्यूनिटी का सामना नहीं करेंगे और मर जाएंगे, लेकिन कोई बहादुर यहाँ से जीत गया और कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन के पास पहुंच गया, तो यहाँ पर हमारा कौन आएगा, सुपरमैन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा, कौन से कलर का इस्तेमाल करूं इसका, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करेगा, इस बहादुर वायरस को पहचानने की कोशिश करेगा। अगर वायरस इस शेप का है और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास एंटीबॉडी ए भी लिख रहा हूं, एंटीबॉडी नहीं है तो क्या होगा, बॉडी बीमार हो जाएगी, फिर सेकेंड टाइम आएगा। तो कहने का मतलब समझो, लिखो एक्टिव इम्यूनिटी में लिखो, डेफिनेशन लिखो एक्टिव इम्यूनिटी का पहले, फिर इसको कंटिन्यू करें। लिखो व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, देखो मान लो मैं एक होस्ट हूँ, और जब व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, एंटीजन क्या होता है मैंने बहुत बार समझाया, एंटीजन या तो लिविंग हो सकता है या डेड भी हो सकता है, हर वो चीज जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, चाहे वो जिंदा चीज हो, चाहे वो डेड चीज हो, चाहे वो समझ लो लिविंग नॉन लिविंग कुछ भी हो, हर वो चीज जो एंटीजन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे, उसको बोलते हैं एंटीजन। तो जब भी कोई होस्ट एक्सपोज होता है एंटीजन, इसका मतलब मैंने बहुत बार बता रखा है, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ, वो एंटीजन क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, या डेड माइक्रोब भी हो सकते हैं, मरे हुए माइक्रोब भी हो सकते हैं, या कोई प्रोटीन भी हो सकता है। तो इन सब के खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, और इस एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी मिलेगी, इस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, एक होता है एक्वायर्ड और इननेट। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव कहाँ से आ गया, तो देखो मैं अगर मैं सही से क्लासिफाई करूं, तो देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, दो तरह के एंटीबॉडी, इननेट था और एक्वायर्ड था, और एक्वायर्ड में दो तरह से काम कर सकता है, एक्वायर्ड दो तरह से काम कर सकता है। एक्वायर्ड क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। तो एक्वायर्ड दो तरह से काम कर सकता है, एक एक्टिवली काम कर सकता है और दूसरा क्या कर सकता है, पैसिवली। मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजेन पे डिपेंड करता है कैसे काम करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी विल डिपेंड ऑन पैथोजेन, कि पैथोजेन किस तरह का है तो उस हिसाब से काम करेगा। तो एक्टिव समझ में आ गया, एक्टिव समझ में आता है, जब कोई होस्ट कोई सा भी एंटीजन आ जाए तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा, और जो इम्यूनिटी मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी। ये वाली बात समझ में आती है, ओके। अब देखो तो फिर पैसिव क्या हुआ, एक्टिव में तो सारी चीज आ गई ना हमारे बॉडी में, लिविंग चीज आए, नॉन लिविंग चीज आए, प्रोटीन आए, कुछ भी आ जाए, सारी चीजें तो आ गई, तो इसी इम्यूनिटी को एक्टिव बोल दिया। तो फिर पैसिव का मतलब क्या हुआ, तो पैसिव का मतलब क्या है, समझो अगर मैं बात करूं स्नेक बाइट की, किसकी बात करूं, स्नेक बाइट की, है ना। तो स्नेक बाइट, जहर चला गया हमारे बॉडी में, जहर चला गया, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें वैक्सीन बनाने का टाइम नहीं है, जिसमें कहने का मतलब वैक्सीन देने का टाइम नहीं है कि वैक्सीन देंगे फिर एंटीबॉडी बनेगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं, 30 मिनट के अंदर इंसान मर जाएगा। अगर सांप ने काट लिया, स्नेक ने काट लिया, तो 30 मिनट में इंसान की डेथ होने वाली है। तो इंसान को कैसे बचाया जाए, तो आपने सुना होगा एंटी वेनम देते हैं, क्या देते हैं, एंटी वेनम देते हैं, एंटी वेनम। एंटी
वेनम इज नथिंग, ये बेसिकली एंटीबॉडी होता है, एक प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होता है जो वेनम का उल्टा होता है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, सांप के जहर को खत्म कर देता है और जान बचा लेता है। तो डायरेक्टली अगर हम डायरेक्टली क्या देते हैं, एंटीबॉडी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। डायरेक्टली एंटीबॉडी दे दो, डायरेक्टली एंटीबॉडी दे दो, तो उसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी समझ में आया क्या है? फिर से समझाओ। ओके ठीक। अच्छा, जस्ट टेल मी कि एक्टिव ज्यादा अच्छा होगा या पैसिव ज्यादा अच्छा है, कौन सा ज्यादा आपको बेहतर अच्छा इम्यूनिटी लगता है? जस्ट ए और पी यूज कर लो एक्टिव और पैसिव के लिए शॉर्ट फॉर्म में। नहीं, पी अच्छा नहीं है बच्चा। कहाँ कहाँ एंटीबॉडी लेके घूमते रहेंगे, है ना? ठीक है, एंटीबॉडी लेके घूमना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, कहाँ कहाँ हॉस्पिटल भागते रहेंगे। तो एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली जो नॉर्मल हमें डेली लाइफ में जो इम्यूनिटी मिल रही है ना बच्चा, वो क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, और वही हमें बचा के रखती है। तो राइट डाउन, ये सारी पेजें कॉपी कर ली, डन और नॉट? ये स्लाइड कॉपी कर लिया? डन, ओके ठीक। अब समझो, मैं डिफरेंस लिखा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा एक्टिव और पैसिव के बीच में। ठीक है, राइट डाउन डिफरेंस, एक्टिव एक तरफ और एक तरफ पैसिव। हाँ, एमआरएनए इतना अमाउंट में जाएगा कि बॉडी में, आप कौन से एमआरएनए की बात कर रहे हो जो हम ये कोवैक्सीन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं? इस एमआरएनए की? हाँ, वैक्सीन बनाने में इस एमआरएनए की इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम देखेंगे कि हमें कितने अमाउंट की जरूरत है, डिपेंड करता है कि हमें कितने अमाउंट की जरूरत है। तो वो साइंटिस्ट जो बनाने वाले हैं वो बेहतर जानेंगे। हाँ, हम तो बस कॉन्सेप्ट जान सकते हैं, डिपेंड ऑन द डिजीज वैसे भी।
समझो, देखो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी सालों से लाखों सालों से इंसान इस दुनिया पे रह रहा है और ये इंसानों में इम्यूनिटी सालों से लाखों सालों से है, तो नेचुरली हमारे बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी था। पहले बॉडी क्या करेगी, बैरियर से रोकेगी, बैरियर से नहीं रुका तो फिर हम कहाँ पर पहुंच जाएंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या करेगा, मेमोरी बनेगी। पहली बार अगर वायरस या कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी आया होगा तो बॉडी हो सकता है हार जाए और बॉडी क्या बन जाए, बीमार हो जाए, लेकिन बॉडी क्या बना लेगी, उसकी मेमोरी बना लेगी और दूसरे टाइम से ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाएगी। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी डेवलप हुई कौन से सिस्टम में, एक्वायर्ड सिस्टम में, इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। क्योंकि जो किसके वजह से डेवलप हुई है, डेवलप ड्यू टू कांटेक्ट विद पैथोजन या किसी एंटीजन की वजह से। नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी पाया जाता है, लेकिन हम इंसान है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सबसे चीज काम की चीज क्या है, दिमाग। कुछ हो या ना हो, ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है, डेवलप, ये कब इम्यूनिटी कब डेवलप होती है, तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज हम देते हैं, इंजेक्टेड करते हैं, डायरेक्टली बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दो, इसको बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी ऑब्वियसली नेचुरली हो रही है, हमारे बॉडी में हो रही है, नेचुरली हजारों लाख करोड़ों साल से हो रही है, तो जो धीरे धीरे होगी, ऑब्वियसली धीरे धीरे होगी। लेकिन चिकन पॉक्स बचपन में हो जाए 5 साल में, या फिर अगर हो गया तो अगर 50 साल बाद भी चिकन पॉक्स का वायरस अटैक करेगा तब भी वो इम्यूनिटी बनी रहेगी। लेकिन आपने चिकन पॉक्स के वायरस को खत्म करने के लिए पैसिव इम्यूनिटी का इस्तेमाल किया, तो 1 साल तक तो चिकन बॉडी में आपकी एंटीबॉडी रहेगी तो चिकन पॉक्स नहीं होगा, लेकिन जैसे ही दूसरे साल होगा तो आपको अगर दोबारा चिकन पॉक्स ने अटैक कर दिया तो आपको चिकन पॉक्स होगा ही होगा। तो पैसिव इम्यूनिटी फास्ट है लेकिन ओनली फ्यू डेज के लिए, कुछ ही दिन के लिए काम करता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी स्लो है लेकिन काफी सालों तक काम करेगा। अब देखो, जो चीज नेचुरली हो रही है, कुदरत ने दी है, भगवान ने दी है, गॉड ने दी है, अल्लाह ने दी है, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें नो साइड इफेक्ट। और यहाँ पर भाई इंसानों ने बनाया है, इंसानों की क्या बस की बात, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, अब देखो या तो कोई चीज बहुत फास्ट हो सकती है या फिर बहुत सेफ हो सकती है, या तो फास्ट होगी या तो सेफ होगी। अगर ये सेफ है तो टेक टाइम टू इलेक्ट रिस्पॉन्स, इलेक्ट का मतलब होता है शो, तो ये अपना रिस्पॉन्स शो करने में कुछ टाइम लगाएगी। ये इफेक्टिव तब होगा जब रिस्पॉन्स एकदम तुरंत चाहिए। अब रिस्पॉन्स कब तुरंत चाहिए, जैसे टेटनस, एक इंजेक्शन लेते हैं ना टेटनस का, तो क्या है, एंटीबॉडीज होते हैं। टेटनस जब भी होता है ना, जंग लगा हुआ, रस्ट आयरन लग जाता है या लोहे की चीजें लग जाती है, तो हम बोलते हैं इंजेक्शन जाके ले लो टेटनस का। तो टेटनस का इंजेक्शन इज बेसिकली प्री परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, ठीक है, ताकि टेटनस नाम की बीमारी ना हो जाए। या फिर पॉइजन को काटने के लिए एंटीवेनम का यूज करते हैं, तो वो भी प्री परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है। तो जहां पर जल्दी जरूरत है वहां पर पैसिव यूज करेंगे, और आराम से जरूरत है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, हम एक्टिव यूज करेंगे। तो एक्टिव का एग्जाम्पल हमारा क्या क्या है, पोलियो है, कोविड-19 और हेपेटाइटिस बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ और भी एग्जांपल शो करूंगा। एक सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में लास्ट टॉपिक था लैक्टेशन, तो उसमें मैंने बताया था लैक्टेशन में फर्स्ट मिल्क को बोलते हैं कोलेस्ट्रम, है ना। तो कोलेस्ट्रम में भी एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है या पैसिव इम्यूनिटी है। तो कोलेस्ट्रम मदर मिल्क से जो इम्यूनिटी मिल रही है उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे, एक्टिव में डालेंगे या पैसिव में डालेंगे? पैसिव, पैसिव पैसिव, वेरी गुड। तो अगला एग्जांपल क्या लिखिएगा, कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम को भी पैसिव में डालेंगे क्योंकि डायरेक्टली मदर से एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो रहे हैं। कॉपी हो जाए तो डन लिख देना, डी लिख देना, उसके बाद आगे बात करेंगे। कोविड एक्टिव है, व्हाट्स कोविड? कोविड-19 वाली वैक्सीन की बात कर रहे हो? एग्जाम्पल में I have problem in mind. Okay, एक सेकंड
मैं अपने स्पीकर को, लैपटॉप के स्पीकर कम करता हूँ वॉल्यूम, आप बताना। अब बोलो, अब बोलो। कोविड-19 एक्टिव इम्यूनिटी में रहता है। हाँ हाँ, एक्टिव में ही होगा ना कोविड-19 भी, क्योंकि उसमें भी क्या कर रहे हैं, एमआरएनए डाल रहे हैं। एमआरएनए इज अ प्रोटीन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक्टिव में क्या डाला है, डेवलप ड्यू टू कांटेक्ट विद पैथोजन और एनी एंटीजन। आई बात समझ में? मैंने बोला था। हाँ, अब तुम्हारी आवाज भी आने लग गई। हाँ, मैंने क्या बोला था, डेवलप ड्यू टू कोई भी पैथोजन हो या एंटीजन हो। तो एमआरएनए इज बेसिकली ए प्रोटीन एंटीजन, तो उसको भी एक्टिव में डालेंगे। कॉपी कर लो, या कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो। कोविड-19 वाला समझ में नहीं आया। एक्टिव मींस जो इम्यूनिटी नहीं बना रहे हैं कोविड-19 का। नहीं, एक्टिव का मतलब क्या है, वो इम्यूनिटी जो डायरेक्टली, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बॉडी के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दिया तो वो क्या है, पैसिव है ना, ये समझ में आ गई। उसके अलावा जो भी इम्यूनिटी बनेगी वो क्या होगी, एक्टिव। तो वो इम्यूनिटी चाहे मेरे बॉडी में पैथोजन आ जाए जिंदा या मरा हुआ, ठीक है, या फिर मेरे बॉडी में अगर कोई प्रोटीन आ गया, अगर उसके प्रोटीन के खिलाफ भी अगर मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है तो वो भी क्या होगा, एक्टिव होगा। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि कोवैक्सीन में क्या किया है हमने, आपको ये मैंने यहाँ पे समझाया था ना, कि हमने क्या किया था, एमआरएनए डाला था। तो एमआरएनए क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है। तो ये प्रोटीन धीरे धीरे क्या करवाएगा, ये एमआरएनए क्या करेगा, आपको बॉडी में प्रोटीन बनाएगा, ये और ये प्रोटीन बिल्कुल वायरस के प्रोटीन से मिलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वायरस का आइडेंटिकल प्रोटीन है। तो बॉडी इसको पहचानेगी और धीरे धीरे समय लेके क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी, है ना। और प्राइमरी रिस्पॉन्स सेव हो गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट से यहाँ पर प्राइमरी रिस्पॉन्स सेव हुआ या नहीं, कितनी वाली बात बताओ। ओह यस यस यस। हाँ, तो अगर प्राइमरी रिस्पॉन्स मिल रहा है तो फिर तो एक्टिव में आएगा ना, अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो, ठीक है। ओके, कॉपी कर लो। यहाँ पे रिस्पॉन्स में नहीं मिलेगा, यहाँ तो डायरेक्टली एंटीबॉडी डाल दिया। डन डन, ओके। अब जल्दी से डू वन थिंग। अच्छा, एक चीज लिख लेना, ऊपर मैंने देखो ये मदर से, ये ऊपर यहाँ पर यूज किया है मदर, एम फॉर मदर। मदर से फीटस में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के क्या क्या जरिए से जाता है, एक तो मिल्क से जाता है जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक लाइन कहीं पे दे रखा है, तो प्लासेंटा से जाता है। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है आपको, मिल्क और प्लासेंटा दोनों से जाता है, तो ये लिख लेना नोट डाल के कहीं पे। डन ठीक है, डन। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, आपको अगला टॉपिक आपको दिख रहा है 8.2.4 वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, दिख रहा है आपको, हेडिंग डालो कॉपी में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, डाल लिया आप। 8.2.4 में सेकंड लाइन देखो, मैं आपको रीड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ये पॉइंट लिखोगे वैक्सीनेशन के बारे में, डेफिनेशन 3 लाइन का है, अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, समझा दिया, सारी चीजें समझा दी, यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखोगे, उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखोगे। देखो मैं बता रहा हूँ डेफिनेशन क्या लिखा है, सेकंड लाइन 8.2.4 पेज नंबर 152। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इन द बॉडी। अभी यही सिखाया था वैक्सीनेशन में, इनएक्टिवेटेड पैथोजन या प्रोटीन वगैरह हम बॉडी में डाल देते हैं, इसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स देती है। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, वैक्सीनेशन बोल देते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आप
आपको देखो नीचे लिखा होगा कि वैक्सीनेशन में ऑब्वियसली बी सेल हम क्या डाल रहे हैं बॉडी में, रेडीमेड एंटीबॉडी नहीं डाल रहे हैं, हम क्या डाल रहे हैं, पैथोजन डाल रहे हैं। तो बॉडी में क्या बनेगा, रिस्पॉन्स भी बनेगा, मेमोरी भी बनेगी, तो बी सेल और टी सेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो जाएगा बी सेल और टी सेल दोनों इन्वॉल्व होंगे मेमोरी बनाने के लिए, ये बात लिखी होगी। उसके बाद ये हो गया वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद जो पैराग्राफ आपको मिलेगा वो बोल रहा है इम्यूनाइजेशन के बारे में। इम्यूनाइजेशन क्या है, अभी आपको जो सिखाया था पैसिव इम्यूनिटी, अभी आपको पैसिव इम्यूनिटी सिखाया था, तो वही आप इंजेक्शन से अगर पैसिव इम्यूनिटी दे रहे हो, एंटीबॉडी डायरेक्ट डाल रहे हो बॉडी में, तो इसको बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा क्या रखा है, स्नेक बाइट, एंटीवेनम, यही सारी चीजें। उसके बाद आपको ये पैराग्राफ हो जाएगा खत्म। उसके बाद आपको नया पैराग्राफ नीचे 3 लाइन का शुरू होगा, उसमें सबसे पहला वर्ड दिखेगा रिकॉम्बिनेंट। अभी इसका मतलब समझाता हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसका मतलब है मॉडर्न साइंस, मतलब इसका मतलब है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, डीएनए के साथ ही खेल कूद करते हैं, यानी डीएनए को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने आप को डीएनए को हम और एमआरएनए को, प्रोटीन को, सब हम कहाँ पे बना सकते हैं, लैब में। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक। तो बायोटेक लिखने का दूसरा तरीका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे बनाया जाएगा लैब में, ये सारी बातें हम करेंगे बायोटेक वाले चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। तो इसका मतलब है बायोटेक की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एमआरएनए लैब में बनाया जा सकता है। अब डू वन थिंग, रीड दिस पैराग्राफ 8.2.4, ये वाला आप रीड करो और देखो सारी चीजें समझ में आ रही हैं। समझ में आ जाए तो जगह छोड़ देना ये पॉइंट्स लिखने के लिए अपने नोट्स में। नोट्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात समझ में? यस सर। हाँ, तो पहले रीड कर लो। डन सर। डन, समझ में आ गई चीजें? अच्छा, वहां पर लिखा है ना, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया। तो मैंने जो बोला था ना एमआरएनए हम डायरेक्टली अपने बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले क्या सिस्टम था कि हम बॉडी में क्यों इंट्रोड्यूस करें, हम छोटे मोटे बैक्टीरिया और ईस्ट में डाल देंगे, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ईस्ट यूकैरियोटिक, वही क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे, और प्रोटीन को हम अपने बॉडी में डाल देंगे और अच्छे से समझ में आएगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज एलर्जीज, है ना। पहले भी हमने बात करी थी, इसमें कुछ नया नहीं है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। चल देखो समझो, एलर्जीज क्या होता है। कभी कभी शहर के बच्चे बेसिकली दिल्ली, मुंबई या फिर चलो इंडिया के बाहर चले जाते हैं, यूएस वगैरह के बच्चे जब इंडिया में आते हैं, गांव वगैरह में जाते हैं, धूल मिट्टी जब उनकी आंखों में जाती है तो खांसी होने लगती है, छींकें आने लगती है ना। या फिर पोलन ग्रेन्स को किसी से एलर्जी होती है, जब पोलन ग्रेन्स चले जाती है बॉडी में तो छींकें होने लगती है। किसी को पीनट से एलर्जी होती है, पीनट अगर खा लेते हैं तो क्या होने लगती है, लाल लाल दाने होने लगते हैं पूरे बॉडी पे।
यानी अलग अलग, या किसी किसी को बहुत ज्यादा कंटिन्यूस छींक आने लगती है, खांसी होने लगती है, या फिर किसी किसी के आंख से आंसू आने लगेंगे, नाक से पानी निकलने लगेगा। तो ये जो एक्साजरेटेड है, तो बहुत ज्यादा इम्यून सिस्टम का एक्साजरेटेड मतलब ओवर होके जो रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखा रहा है एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, पर्टिकुलर एंटीजन। अब यहाँ पर मैं एंटीजन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर वो चीज जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते है वो एंटीजन होगा। तो मैं क्या बोला, इसी चीज को हम बोलते हैं एलर्जी, द एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, बढ़ा चढ़ा के जो रिस्पॉन्स हो रहा है इम्यून सिस्टम का टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर देखो एंटीजन में मैंने पहले ही बताया था लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आगे डेफिनेशन में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर कौन सी एंटीजन की बात हो रही है? यहाँ पर लिविंग पैथोजन को हम बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पैथोजन की बात नहीं कर रहे। एक चीज ध्यान रखना, पैथोजन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर एंटीजन में पैथोजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे माइट्स, माइट्स होते हैं छोटे मोटे, खटमल शायद होते हैं, माइट्स इन डस्ट है ना। उसके अलावा पोलिन, पोलिन ग्रेन, उसके अलावा एनिमल डेंडर का मतलब होता है कुत्ते बिल्ली जानवरों के ऊपर जो उनके जैसे हमारे डैंड्रफ होते हैं बालों पे, उनके ऊपर भी जो डैंड्रफ होते हैं, या डेड स्किन्स होती है ना, तो उसको बोलते हैं एनिमल डेंडर, डेड स्किन या डैंड्रफ, या जो थोड़े बहुत माइट्स वगैरह हो, डेंडर। उसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल दे रखे होंगे, ये सारी चीजें एग्जांपल दे रखे हैं। डस्ट वगैरह भी, डस्ट भी हो सकता है। उसके अलावा क्या हो सकते हैं, पीनट्स, कोई भी डिपेंड, लेकिन ये सारे बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोगों को इनसे एलर्जी होती है, जो जिनको भी एलर्जी होती है। तो देखो एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स की हमने बात करी, तो क्या क्या रिस्पॉन्स होता है हमारे बॉडी, क्या क्या करेगा रिस्पॉन्स, तो उनकी बातें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो होगा स्नीजिंग, बहुत ज्यादा खांसी होने लगेगी। उसके अलावा क्या होगा, वाटरी आईज, आंखों में से पानी बहने लगेगा, वाटरी आईज। उसके अलावा और क्या होगा, तो भैया और क्या क्या दे रखा है हमारे बुक में, रनिंग नोज, अभी बताया था, रनिंग नोज हो जाएगा। उसके अलावा ठीक है, कफ वगैरह। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग या एस्थमा। किसी किसी को एलर्जी इतनी हो जाती है डस्ट वगैरह से कि अगर वो ज्यादा पोल्यूशन में जाते हैं, अगर पोल्यूशन से एलर्जी होती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, एस्थमा हो जाता है, तो उनको क्या करना पड़ता है, इनहेलर पंप रखना पड़ता है। तो ये सारे रिस्पॉन्स थे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, एलर्जी क्यों होता है, तो एलर्जी कोई पूछ ले तो दो केमिकल रिलीज होते हैं, टू केमिकल रिलीज होते हैं जिसकी वजह से एलर्जी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज हिस्टामिन, फर्स्ट वन इज हिस्टामिन है ना, सेकंड वन इज सेरोटोनिन। इन दो केमिकल की वजह से एलर्जी होती है, ठीक है। सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट, अगर मैं सिंपल से बोलूं तो सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट की बात है, कॉपी कर लो, ये थी एलर्जी की बात। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, कॉपी करो। डन डन, वेरी गुड। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटो इम्यूनिटी। क्या मैंने ग्राफ्ट रिजेक्शन की बातें करी थी? यस सर। क्या होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन, जस्ट रिमाइंड मी अबाउट दैट। ऑर्गन की वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिजेक्शन, ग्राफ्ट क्या होता है, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू हमारे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होता है ना, सीएमआई की वजह से। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर किसी कंडीशन में, अगर कोई ऐसा कंडीशन हो जाए जिसमें हमारा बॉडी, हमारी ओन बॉडी, व्हाट आई एम सेइंग इज ओन बॉडी start destroying its own self, start destroying its own self है ना, अपने ही आप को डिस्ट्रॉय करने लगे, तो इसको बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन सेल्फ। और फॉर एग्जांपल, और यहाँ के वजह से यहाँ पर जो डिजीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर या डिजीज। और एक एग्जांपल है रीमाटॉइड आर्थराइटिस, rheumatoid arthritis, just give me a second, rheumatoid arthritis, ठीक है। आर्थराइटिस छोटा सा टॉपिक था, जब बॉडी अपने आप को ही डिस्ट्रॉय करने लगेगी तो कुछ ना कुछ डिसऑर्डर हो जाएगा, कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी, तो इस कंडीशन को बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इम्यूनिटी नहीं सॉरी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है। कॉपी कर लो। एक पॉइंट इसमें बस रह गया, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, जीन में कुछ खराबी आ गई, कमी आ गई, जो हमने बहुत डिस्कस करा है 2 चैप्टर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से।
कॉपी कर लो। डन। डन। यस। अगला टॉपिक है हमारा, इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। इसको समझ लिया ना कि इम्यून सिस्टम क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, पैथोजन से फाइट कर रहा है, पहले बैरियर बना रहा है, फिर स्पेसिफिक हो जा रहा है। हमने सारी बातें कर ली, बट इम्यून सिस्टम किस ऑर्गन का बना है, आखिरकार इम्यून सिस्टम जो है वो टिश्यू है, ऑर्गन है, क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसको पहचानने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। नाउ यू कैन लीव। ओके सर वो पिछली बार तो बताइए। कुछ टॉपिक रह गया था, उसका बैकअप क्लास दे पिछली बस। बार पिछले क्लास का, अच्छा आप मोल बायो की बात कर रहे हैं। यस। कौन से टॉपिक का चाहिए? मोल बायो का ना? हाँ हाँ, मोल बायो में एक सेकंड मैं आपको बात कर लूँ। मैं एक बार टॉपिक देख लेता हूँ क्या क्या चीजें हो गई। पीछे से चलते हैं ना। पीछे से आपने क्या करा था, सबसे पहले फिंगर प्रिंटिंग कर लिया था, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये हो गया है। ठीक है, उसके अलावा और क्या था हमारा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके अलावा ट्रांसलेशन भी समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने आपको कराया था, आपका नेट सही हो गया था, है ना। उसके इससे पहले हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन, उससे पहले था हमारा रेप्लिकेशन, ये दोनों आपका रह रहा होगा शायद से। चलो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है। हाँ, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स से लेकर इतना। चलिए कल हमारी क्लास है ना, फ्राइडे। कल मैं आपको क्लास के बाद आधे एक घंटे की बैकअप दूंगा। ओके ठीक है। फिर और एक चीज, हाँ बताइए। जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर भी रह रहा है 6th चैप्टर में, उसमें भी आपकी क्लास छूट गई थी क्या? यस। चलिए कोई बात नहीं, डजंट मैटर। वैसे भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा एक बार पूरी चैप्टर, तो अगर छूट भी रहा है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, करवाया जाएगा आपको। ठीक है, हमारी तरफ से टेंशन मत लो, अभी अब मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है।